हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट का सेकेंड पार्ट, आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर दो सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ए पॉइंट पर मान लिया कि Q1 चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर B पॉइंट है। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है, ए पॉइंट है, r डिस्टेंस पर B पॉइंट है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, इनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो इक्वल अमाउंट्स में तो होगा, और चार्ज ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स उनके चार्जों के बीच के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके चार्जों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवं उनका बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके स्क्वायर का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट कौन दिया? स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होता है? उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एवं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ अगर मिला दिया जाए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाते तो K आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर K जो होगा बच्चे, K इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होगा? उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, और F इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल हटाने पर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया, और K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। K इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट जो होता है, इस एप्सिलॉन नोट जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये एयर मीडियम के लिए है। ये एप्सिलॉन नोट जो होता है एयर मीडियम के लिए, और इसका वैल्यू जो होता है बच्चे, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। और इसका यूनिट तो आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, इसका यूनिट तो आपको निकाल के दिखा देंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू क्या बच्चे, अगर इसका वैल्यू रखते हैं, अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू इतना रखते हैं यहाँ पर, तो K इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ अप्रोक्स होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये 8.9895 ऐसे कुछ समथिंग होता है, तो आप इसको 9 मान सकते हैं। K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। और उसका यूनिट कहाँ से निकालिएगा? तो यूनिट है ना, यहाँ से निकाला जाता है बच्चे। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको पलट दीजिएगा तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट का
ऐसा यूनिट। तो मैं आगे निकाल के दिखा भी दूंगा। तो चलिए मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूं कि दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होगा, उनके चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। K क्या है बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। K इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एक हवा माध्यम को समझ सकते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट जो हो गया है इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कि अगर इसका वैल्यू रख दिया जाए, पाई का वैल्यू रख दिया जाए, पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट पाई का सब वैल्यू रख के कैलकुलेशन किया जाए तो K का वैल्यू आता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। तो ये आपका हो गया है K इक्वल टू इतना है। तो आगे हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर जो फार्मूला बना है मेरा, यहाँ पर जो फार्मूला क्या बना है, K Q1 Q2 बाई बना है आर स्क्वायर बना है। क्या बना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बना है। तो हम K के जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। चलिए तो ये फार्मूला बन के रेडी हो गया है। इसके बाद क्या होगा बच्चे, अगर इसको क्या किया जाए, चार्ज को मीडियम में रखा जाए, यदि चार्ज को किस में रखा जाए, मीडियम में रखा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F चार्ज प्रेजेंट इन मीडियम, ठीक है ना। यदि चार्ज क्या हो, मीडियम में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम। इफ चार्ज प्रेजेंट इन मीडियम, और जिसका परमिटिविटी है ना, हुज परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, ठीक है ना। हम क्या किए हैं, इफ चार्ज प्रेजेंट इन मीडियम, यदि कोई अगर चार्ज क्या हो मीडियम में डाला जाए, किसी मीडियम में, मान लीजिए वाटर में डाल दिया या किसी भी और मीडियम में डाल दिया, जिसका परमिटिविटी जो है क्या है, एप्सिलॉन एम है, तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बोलिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो चलिए ये जो टर्म आया है इसको कैसे निकालते हैं तो वो भी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, K और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K एंड एप्सिलॉन, ठीक है ना। परमिटिविटी हो गया है, तो हम यूनिट और डायमेंशन जानेंगे। अब ये किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये जो परमिटिविटी है इसका क्या जानेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन जानेंगे। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर K कैसे कहाँ से आता है, F इक्वल टू आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें K को सेपरेट करना है, तो ये वाला आपका डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ Q1 Q2 जो है वो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। K इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो गया है। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात कर दें तो कैसे निकल जाएगा, फोर्स का जो हो जाएगा यूनिट न्यूटन हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ Q1 Q2 है तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो gया। अगर डायमेंशन की बात कर दे, यदि डायमेंशन की बात करें बच्चे, तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाएगा।
डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा? तो फोर्स का होता है डायमेंशन फार्मूला mlt माइनस 2 होता है, और ये डिस्टेंस हो गया तो एक तरह का लेंथ हो गया, तो लेंथ के लिए l होगा, एल स्क्वायर लिख देंगे। नीचे हो गया आपका चार्ज हो गया, तो चार्ज का मैंने बता दिया था 80 होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 80 होता है, तो 80 हो जाएगा और 2 टाइम्स है नहीं तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा। 80 इंटू 80 आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 80 इंटू 80। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, m हो गया, l हो गया और t माइनस 2 हो गया, और अच्छा एक बात और है m l q है ना, यहाँ पर देखिए एम एल इंटू एल स्क्वायर है तो एल क्यू हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस 2 है, और नीचे अब जो हो गया है ए स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन आप निकल के आएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो एम एल क्यू टी माइनस 2 है, ये प्लस 2 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल चुका है एम एल क्यू टी माइनस 4, एम एल क्यू टी माइनस 4, और निकल गया है ए माइनस 2। फिर से आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए फोर्स का क्या हो गया है एम हो एल टी माइनस 2 हो गया है, और यह डिस्टेंस के लिए क्या हो गया एल हो गया, एल स्क्वायर हो जाएगा, ये 80 हो गया है। तो चलिए एम एल क्यू टी पावर माइनस 2 नीचे हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो अब इन सबको एक साथ लिए तो एम हो गया एल क्यू हो गया टी माइनस 2 ऊपर जाएगा माइनस 2 तो माइनस 4 हो गया, ए ऊपर गया माइनस 2 रह गया। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया है आपका के का, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला हो गया है एम एल क्यू टी माइनस 4 ए माइनस 2 रह गया है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद जानेंगे एप्सिलॉन नोट के बारे में। तो एप्सिलॉन नोट के बारे में जानने के लिए बच्चे एफ इक्वल टू क्या होता है बताइए, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, और आपको ये भी बता दिया गया है के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, पता है ना। F इक्वल टू क्या होता है बोलिए, F इक्वल टू होता है बच्चों, F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो हो ही गया, और K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया, Q1 Q2 बाई क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया है। तो ये F इक्वल टू हो गया है, क्या हो गया है F इक्वल टू हो गया बच्चों। तो अब करने वाले क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का हम लोग निकालने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप क्या कीजिए ना, एप्सिलॉन नोट को इस साइड लाइए और F को इस साइड दे दीजिए, तो Q1 Q2 बाई ये F इस साइड आएगा तो हो जाएगा 4 पाई F और आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई F आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यूनिट की बात करेंगे, किसके बात करेंगे यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट कैसे निकल जाएगा, यूनिट तो आपका आराम से निकल जाएगा। क्या देखिए कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखिए ये आपका तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं देंगे, फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, नीचे में न्यूटन हो गया है, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रह गया आपका एप्सिलॉन नोट का यूनिट रह गया, किसका हो गया एप्सिलॉन नोट का यूनिट रह गया। क्या हो गया बोलिए, उसमें के का यूनिट मैंने बता दिया, डायमेंशन बता दिया मैंने, एप्सिलॉन नोट के यूनिट और अब डायमेंशन बताने वाला हूँ। तो डायमेंशन आप यहाँ से ही कर सकते हैं, ये चार्ज है ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 80 इंटू 80 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है बच्चे, नीचे आपका जो है वो देखिए ध्यान से, नीचे जो है आपका ध्यान दीजिए, फोर्स है और क्या है डिस्टेंस है। फोर्स का क्या होता है बोलिए, फोर्स का होता है एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए होता है एल स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए क्या होता है एल स्क्वायर होता है। तो डायमेंशन फार्मूला जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया है, और नीचे हो गया एम एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू टी माइनस 2 हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए, अब क्या हो जाएगा एम ऊपर जाएगा तो एम हो जाएगा आपका माइनस में एम माइनस 1, और एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 3, ठीक है ना, एल माइनस 3 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है T2 है, T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, T4 हो जाएगा। और अब क्या रह गया बोलिए, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है ना, तो ये ए पावर 2 हो
गया। तो ये आपका हो गया है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। डायमेंशन फार्मूला का यूनिट यहाँ पर देखिए, एप्सिलॉन नोट का यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m-1 l-3 t4 a2 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज, तो देखिए बच्चे, चलिए बच्चे, तो अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। जानेंगे बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो बच्चे क्या होगा, इतना आप एक फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला जान लीजिए कि एप्सिलॉन m इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है ना, आप इसी से आप है ना डायरेक्ट आप एप्सिलॉन r का डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि किसी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा, ये फ्री स्पेस के परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हम इसको एप्सिलॉन r का क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नोट। यानी आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मीडियम की परमिटिविटी और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए ध्यान दीजिए, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। हम इसको क्या बोलेंगे कि किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो क्या कहलाता है, उस मीडियम का कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको आगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चे, ये कभी जल्दी मीडियम का परमिटिविटी नहीं देगा, वो अक्सर क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी देगा। क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी देगा। तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी निकालने होंगे। क्या करने होंगे, मीडियम की परमिटिविटी निकालने होंगे, आपको अक्सर रिलेटिव परमिटिविटी ही देगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया है, किसी मीडियम की परमिटिविटी और स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो